हो जाए तो बताना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश अनेजा और आज हम यहां बात कर रहे हैं हमारे नई क्लास की, जहां पर कल हमने डिस्कस किया था इनकम टैक्स के बारे में। आज हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो इनकम टैक्स में कल हमने कहां तक पढ़ लिया था वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स में हमने कल पढ़ा था कि इनकम टैक्स अकेला नहीं चलता, अपने साथ कई चीजें साथ में लेके चलता है। वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। हमने देख लिया था टैक्स दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो डायरेक्ट, आप बताएं फटाफट से। मैं देख रहा हूं आपको कि आपने कल क्या समझा है मुझसे। फटाफट से बताएं प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। मैं देख रहा हूं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, मुझे बताएं क्या होते हैं। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या थे, फटाफट से बताएं मुझे। मुझे पता चल जाएगा कल किस किसने ढंग से क्लास लगाई थी। चलिए मैं देख रहा हूं, फटाफट से बताएं प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। सारे इंटेलिजेंट बच्चे किसके पास हैं? वैसे तो मेरे पास हैं पर जवाब नहीं आ रहे, जल्दी से रिप्लाई दें। सर, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस पे लगते हैं उसी को चुकाना पड़ता है। वेरी गुड। और अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं यानी कि जिस पे लगता है, देता तो वही है पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। यानी कि कल हमने इसका एग्जाम्पल भी समझा था। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर का आयकर है, अघोषित विदेशित आय है। साथ ही साथ प्रोफेशनल कर भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। अब ये पूछेंगे प्रोफेशनल कर क्या होता है। देखिए प्रोफेशनल कर क्या होता है, कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट लेती हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल्स पे लगाती हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे ऊपर लगा लिया। तो इस तरह प्रोफेशनल कर भी लगता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष का एग्जाम्पल आज की डेट में आपको दिया हुआ जीएसटी। पहले होता था एक्साइज, पहले होता था वैट, पहले होता था सर्विस टैक्स। तो वो होते थे सारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को जल्दी से, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी हमने समझा था पहले भी लगती थी, आज भी लगती है। कस्टम ड्यूटी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर हमने बात करी थी कर लगाने की पावर कहां से मिलती है गवर्नमेंट को? संविधान से मिलती है। संविधान की 3 श्रेणियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची। एक मिनट, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और संगामी सूची। 3 इसके क्या हैं? 3 इसके उदाहरण है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर रहे थे, संघ सूची, राज्य सूची और संगामी सूची में इसमें हमने ये देख लिया कि संगामी सूची, ये देखिए क्या है ये संगामी सूची। संगामी सूची को इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट। संगामी सूची को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट दोनों तरह की, दोनों गवर्नमेंट को पावर देती है टैक्स लगाने की। कॉन्करेंट लिस्ट दोनों को पावर देती है टैक्स लगाने की। अच्छा ओके, राज्य सूची में हमने क्या देखा था? राज्य सूची सिर्फ स्टेट्स गवर्नमेंट को पावर देती है। और संघीय सूची किसको पावर देती है? संघीय सूची पावर देती है, संघीय सूची किसको पावर देती है? संघीय सूची पावर देती है केंद्र सरकार को टैक्स लगाने की। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं भारत सरकार में क्या क्या सिस्टम है टैक्स लगाने का। तो हमने कल एक इमेज देखी थी। सबसे पहले एक्ट आया था, गाइस ध्यान से सुनेंगे। आवाज सबको आ रही है? आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम, ठीक है मैं इंग्लिश में भी बोलता रहूंगा, इंग्लिश में मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है बोलना। आयकर अधिनियम 1961, सबसे पहले एक्ट आया था आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। उसके बाद आया आयकर नियम यानी कि इनकम टैक्स रूल्स 1962, ठीक है। यानी कि मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि ये दोनों अलग अलग, मतलब ये इनकम टैक्स के साथ में चलते हैं। लेटर ऑन क्या आया, इसके बाद हमारे सामने आए थे इनकम टैक्स का बजट। हर साल क्या आता है? इनकम टैक्स बजट आता है, जिसे हमने लिखा है वित्त बजट। अभी भी आपने देखा था 28 फरवरी को बजट आया था, ठीक है। उसके बाद आती है नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स। नोटिफिकेशन क्या होते हैं मैं फटाफट से देखना चाहता हूं। फटाफट से बताएं नोटिफिकेशन, फटाफट से बताएं नोटिफिकेशंस क्या होते हैं। मैं देख रहा हूं यहां पर, जल्दी से बताएं नोटिफिकेशंस क्या होते हैं। सर, नोटिफिकेशन होता है जिसके थ्रू एक्ट में चेंज लाया जाता है। वेरी गुड। उसके अलावा सर्कुलर क्या होते हैं? सर्कुलर क्या करते हैं? सर्कुलर क्लैरिटी लाने का काम करते हैं।
वेरी वेरी गुड। और फिर हमने समझा था इसके अलावा एक चीज और होती है, कोर्ट केसेस, यानी कि कोर्ट के डिसीजन भी क्या होते हैं, लॉ का काम करते हैं। चलिए, इसके अलावा आपने क्वेश्चन पूछा है और क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी। कल आपने देखा होगा कि मैथ्स की क्लास आ चुकी है, इंग्लिश की क्लास मैंने आपके डेमो के लिए डाल दी थी। इसके अलावा अकाउंट्स की क्लास या तो आज आ जाएगी या कल तक आपको अकाउंट्स की क्लास भी आ जाएगी और उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सो गाइज, मैं एक एक करके सभी टीचर्स को ला रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये कल हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वित्त अधिनियम क्या है, इसकी सारी डिटेल्स हमने इस पीडीएफ में डाल रखी है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब आपको मिलेगी तो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अच्छा सर, चलिए इसके अलावा नहीं, सब सब्जेक्ट मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी टीचर्स करवाएंगे क्योंकि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। मैं फिक्स टाइम भी बता दूंगा क्योंकि टीचर्स की अभी ट्रेनिंग चल रही है। जैसे ही वो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो मैं सबका शेड्यूल यहां पर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसके स्टेप्स की। अब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के स्टेप्स की, ठीक है, कि इसके क्या चरण है। देखिए, अब टैक्स कैसे लगता है वो हमें देखना पड़ेगा। टैक्स के क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे लगेगा, उसको हम अब देख लेते हैं कि क्या इसके चरण रहने वाले हैं। सो गाइज, अभी हमें ये देखना है कि क्या क्या इसके स्टेप्स रहने वाले हैं। तो मैं यहां आपसे बात करता हूं। स्टेप नंबर 1, देखिए होता क्या है, इसको कई स्टेप में समझना पड़ेगा हमें। स्टेप नंबर 1 में अब क्या होता है, सबसे पहले हमें ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, सबसे पहले हमें व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, व्यक्ति का स्टेटस निकालना पड़ता है। देखिए मैं पीडीएफ में लेके चलता हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, व्यक्ति का स्टेटस निकालना पड़ता है। देखिए, उसकी निवासी स्थिति का निर्धारण करना पड़ता है। उसकी निवासीय स्थिति का क्या करना पड़ता है, आपको निर्धारण करना पड़ता है। अब ये सर आवासीय स्थिति क्या होता है, इसको समझाएं थोड़ा सा। देखिए होता क्या है कि मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मैं इंडिया का सिटीजन हूं। ध्यान से सुनना, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, नागरिक हूं। पर क्या इनकम टैक्स में सिटीजन कॉन्सेप्ट लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। इनकम टैक्स में रेजिडेंट कॉन्सेप्ट लगता है, यानी कि इनकम टैक्स में रेजिडेंट कॉन्सेप्ट लगता है, सिटीजन कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। आपने सुना होगा एनआरआई, हम बहुत से देखते हैं, कई फिल्मों में एनआरआई आया है ना। वो एनआरआई का मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एनआरआई का पूरा नाम क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये हम वहां समझकर चलते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहां बात की कि एनआरआई का कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो इनकम टैक्स से ही आया है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी कंप्लीट डिटेल तो हम अपने सेकंड चैप्टर में करेंगे, जहां हम रेजिडेंट स्टेटस निकालना सीखेंगे कि कौन सा पर्सन रेजिडेंट है और कौन सा पर्सन नॉन रेजिडेंट है। ये तो हम करेंगे आगे जाकर चर्चा। पर सबसे पहले हमें अब ये समझ आ गया कि स्टेप 1 क्या है। सबसे पहले स्टेप 1 में ये होता है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये हमें निकालना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हम इसको शीट में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उसकी आवासीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले उसकी आवासीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इसको हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब आवासीय स्थिति क्या हो सकती है, आवासीय स्थिति 2 प्रकार की हो सकती है, निवासी यानी कि रेजिडेंट और अनिवासी यानी कि नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट भी 2 तरह के होते हैं, साधारण निवासी यानी कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इंग्लिश में जो लोग कह रहे थे, रेजिडेंट भी 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरली रेजिडेंट और असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, NOR जिसे हम बोल देते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ठीक है। तो यानी कि हमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये डिसाइड करना कि ये पर्सन का स्टेटस क्या है, ये हमें सबसे पहले निर्धारण करना होता है। चरण 1 में हम क्या निकालेंगे कि उसका स्टेटस क्या है। चलिए ठीक है जी। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, देखिए हमें इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अंदर काफी सारे प्रावधान हैं दिनों को निकालने के लिए। मान लीजिए अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 182 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहता हूं तो मैं अनिवासी हो सकता हूं, ठीक है। इस तरह के काफी सारे प्रोविजन, अभी मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, इसकी कंप्लीट डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी कि हमें वहां पे देखना होगा कि कौन सा रेजिडेंट है और कौन सा नॉन रेजिडेंट है। आई बात समझ में?
फटाफट से बताएं अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फटाफट से बताएं। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से बताएं, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी, कंपनी लॉ की भी होंगी, बिल्कुल होंगी कंपनी लॉ की। रेजिडिंग एंड नॉन रेजिडिंग, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग एक्चुअली। कोई बात नहीं, इस बार क्लियर करेंगे एग्जाम, डोंट वरी। इस बार हम पिछली बार काफी सारे हिंदी में, जो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते थे, इस बार हमने उसी के लिए ही इतना समय लिया है। फटाफट से आप मुझे बताएं, फटाफट से आप मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी करना है, जल्दी से, मैं देख रहा हूं, फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ पाएं। जल्दी जल्दी, मैं देख पा रहा हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से बताएं, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूं। जल्दी बताएं, फटाफट से, फटाफट से बताएं। राहुल जी, अभी पीडीएफ के ऊपर काम चल रहा है, ये तो मैं क्लासेस के लिए जितना कंटेंट चाहिए होता है उतना एक बार लेकर आ जाता हूं। आप देख ही पा रहे हैं कितनी मेहनत लग रही होगी इन पीडीएफ को बनाने के लिए। फटाफट से अगर आपके अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फटाफट से मैं रिप्लाई दे रहा हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अगर आगे बढ़ने का मुझे थम्स अप दीजिए अगर आप आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो। सोनू जी, अभी क्या है, जब भी स्टूडियो खाली मिलता है तब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूं, क्योंकि अभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग चल रही है एप्लीकेशन के लिए। डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं इंग्लिश को भी साथ में यूज करूं। फटाफट से आपने इसको शेयर कर दिया, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। टाइम शेड्यूल मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा कि कब से कैसे रहेगी। यहां पे मैं आपको एक एडवाइजरी भी जारी करना चाहता हूं, मेरी तरफ से भी और सरकार ने भी जारी की है कि आप लोग कम से कम ट्रैवलिंग करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। ट्रैवलिंग कम से कम करें, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपके कोरोना वायरस के चांसेस हैं, तो जहां पर ही है वहीं पर रुकें कुछ दिनों तक, ट्रैवलिंग कम से कम करें। चलिए, बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अब मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो यहां पर स्टेप 1 में देखिए हमने डिसाइड किया, स्टेप 1 में हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है, आवासीय आवासीय स्थिति का निर्धारण। देखिए मैं स्टेप लिखता जाऊंगा, आवासीय स्थिति का निर्धारण, आवासीय स्थिति का निर्धारण, स्टेप 1, ठीक है जी। अब बात करते हैं स्टेप 2 का। अब बात करते हैं कि स्टेप 2 में क्या होगा। देखिए गाइस, फटाफट से आ जाइए। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 में क्या होने वाला है। स्टेप 2 में हम डिसाइड करेंगे, देखिए स्टेप 2 में हम डिसाइड करने वाले हैं आय का विभिन्न शीर्षक में वर्गीकरण। आय का विभिन्न शीर्षक में वर्गीकरण, ये हम डिसाइड करने वाले हैं, आय का विभिन्न शीर्षक में वर्गीकरण। अब ये क्यों जरूरी है, देखिए अब हमने डिसाइड कर लिया कि व्यक्ति कहां का रहने वाला है, अब हमने डिसाइड कर लिया कि व्यक्ति कहां का रहने वाला है, ठीक है। तो अब हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, उसकी इनकम कहां से आ रही है। फिर हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी इनकम कौन से सोर्सेज से आ रही है। तो आपने जब आपने बीकॉम की तैयारी करी होगी तो आपने काफी सारे, जब आपने बीकॉम की तैयारी करी होगी तो आपने काफी सारे टॉपिक्स को पढ़ा होगा। हेड ऑफ इनकम आपने पढ़ा होगा कि 5 हेड होते हैं इनकम के। कितने हेड होते हैं, 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। फटाफट से मुझे बताएं कौन से, फटाफट से मुझे बताएं कौन से, मैं छिपा देता हूं, कौन से हेड होते हैं इनकम के, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से इनकम के हेड होते हैं। फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं, मैं देखना चाहता हूं कौन से हेड ऑफ इनकम होते हैं। फटाफट से जल्दी जल्दी मुझे बताएं कितने इनकम के हेड होते हैं। देखिए ऐसे मजा नहीं आएगा, आपको भी बताना पड़ेगा कि इनकम के कितने हेड हैं। सिर्फ टीचर मेहनत करता रहे और आप मेहनत ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं इनकम के कितने हेड होते हैं। चलिए मैं देख रहा हूं, फटाफट से बताएं इनकम के कितने हेड हैं। जल्दी से फटाफट से बताएं इनकम के कितने हेड होते हैं, फटाफट से बताएं आप। सैलरी, वेरी गुड। इसके अलावा
सैलरी के अलावा, चलिए मैं ही बता देता हूं, चलिए इसके अलावा हेड हैं, देखिए फटाफट से देखते हैं हम। सबसे पहला सैलरी यानी कि वेतन, सैलरी। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा कौन सा है, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड है पीजीबीपी, पीजीबीपी यानी कि व्यापार तथा पेशे से आए। उसके बाद पूंजी लाभ यानी कि कैपिटल गेन्स, उसके बाद कैपिटल गेन्स हेड। उसके बाद अदर सोर्सेस, उसके बाद क्या है, अदर सोर्सेस। ये 5 हेड होते हैं इनकम के, फटाफट से, ये 5 हेड होते हैं इनकम के, ठीक है जी। जो सैलरी से इनकम होती है वो सैलरी हेड में काउंट होती है, यानी कि जहां जहां आप नौकरी करोगे वो नौकरी से इनकम कहां फॉल करेगी, सैलरी में। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी से, यानी कि आपने मकान किराए पे देके कुछ कमाई करी है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर होगी। उसके अलावा पीजीबीपी यानी कि अगर कोई बिजनेस से, या मैं अपने, जैसे अभी हम लोग बिजनेस करते हैं, या मैं अपने प्रोफेशन से जो इनकम जनरेट करता हूं वो कहां काउंट होगी, व्यापार में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी इनकम कहां टैक्स होने वाली है। अगर मेरी कोई इनकम मुझे सैलरी के तौर पर आ रही है तो वेतन यानी कि सैलरी हेड में काउंट होगी, सैलरी हेड के प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अगर मेरी कोई इनकम मकान या दुकान किराए से आ रही है तो उसको मैं हाउस प्रॉपर्टी में डालूंगा। अगर मेरी कोई इनकम मेरे बिजनेस से या मेरे प्रोफेशन से आती है, तो आपको समझना है कि बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। बिजनेस होता है यानी कि जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, दुकानें चलाते हैं, कंपनियां चलाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, तो वो होता है बिजनेस। डॉक्टर की जो कमाई होती है, सीए की जो कमाई होती है, वकील की जो कमाई होती है, वो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। तो दोनों में फर्क होता है, उन दोनों की इनकम जाती है बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में, ठीक है। उसके बाद आती है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। अब ये पूंजी लाभ क्या होता है, आपने कोई घर बेचा, आपने कोई दुकान बेची, आपने कोई कैपिटल एसेट बेची। मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, दैट इज कैपिटल एसेट। इसकी डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए। कैपिटल एसेट क्या होती है, आपने कोई जमीन बेची, आपने कोई जमीन बेची, उससे जो आमदनी होती है, उससे जो आमदनी होती है, उससे जो आमदनी होती है, तो वो जाती है कैपिटल एसेट हेड में, वो जाती है कैपिटल एसेट में। इसके अलावा काफी सारी और चीजें होंगी जो हम इस चैप्टर में जाकर इसको देखेंगे। इसके अलावा क्या होती है, देखिए इसके अलावा अदर सोर्सेज आए। अगर आपको कोई लॉटरी लगी, अगर आपको कोई लॉटरी लगी, अगर आपने किसी भी, आपको लॉटरी लगने से ब्याज से जो आमदनी होती है वो सारी कहां जाएगी, वो अदर सोर्सेज हेड में जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि आपने जो घोड़ों की रेस होती है वहां से कुछ जीता, तो आपकी कहां जाएगी, अदर सोर्सेज में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आय कहां पर जाने वाली है। जब मैं अदर सोर्सेज की बात करता हूं तो यहां पर ब्याज, यहां पर लॉटरी, यहां पर किसी रेस, यहां पर कौन बनेगा करोड़पति से आय, कौन बनेगा करोड़पति से मिलने वाली आय, ठीक है। तो किसी भी शो से आपको आय हो रही है तो वो सारी की सारी कहां पर आ गई, वो अदर सोर्सेज के अंदर फॉल कर जाएगी। चलिए सर प्रोफेशन को पेशा बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पेशा बोलते हैं जी, थैंक यू, आपने मेरी हिंदी सुधार की। चलिए ठीक है, यही बातें यहां पर मैंने सारी की सारी यहां पर लिख दी हैं कि ये सारी बातें यहां पर कवर होती हैं। इसके अलावा हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने स्टेप 2 किया, तो स्टेप 2 में हमने क्या डिस्कस किया, स्टेप 2 में हमने डिस्कस किया कि उसकी आय का वर्गीकरण, उसकी आय का वर्गीकरण, ठीक है जी, उसकी आय का वर्गीकरण हमने स्टेप 2 में डिस्कस किया। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं वो अब हम देखते हैं जी। चलिए स्टेप 3 में अब हम क्या करने वाले हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 3 में हमने बात किया कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। अब यहां पर क्या होता है, इनकम को हम देखते हैं, इनकम को देखने के बाद फटाफट से
जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बाकी जो क्लासेस आने वाली हैं उसके नोटिफिकेशन भी मिलते जाएं। और उम्मीद है कि अकाउंट्स की क्लास कुछ देर बाद हम लोग यहाँ से टेलीकास्ट कर देंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे अकाउंट्स वाले टीचर भी आपको आज पहली बार दिखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब आप इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि आपकी हर हेड में इनकम कैलकुलेट हो गई, तो उसके बाद हम निकालते हैं उसमें एग्जेम्पशंस यानी कि छूट, ठीक है, और डिडक्शन यानी कि कटौतियां। देखिए एग्जेम्पशन आपको कहां मिलती हैं, मेनली एग्जेम्पशन आपको सेक्शन नंबर 10 से लेकर सेक्शन नंबर 13 तक मिलती है, ठीक है। और डिडक्शन आपको बहुत सारे सेक्शंस में मिलती है। डिडक्शन यानी कटौतियां, जैसे आपने सुना होगा ना 80C की छूट, यानी कि अगर आप इंश्योरेंस करवा लेंगे तो आपको 80C के अंदर छूट मिलती है। तो ये हमने बहुत सारा सुना है। अगर आप FD करवा लेंगे 5 साल से ज्यादा तो भी आपको 80C के अंदर छूट मिलने वाली है। तो ये सारी बातें जब हम समझते हैं तो वो कटौतियां होती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं और डिटेल्ड में इनके चैप्टर्स में जाकर समझेंगे। अब ये छूटें क्यों दी जाती है, ध्यान से सुनिए। छूटें दी जाती हैं आपको बचत के प्रोत्साहन के लिए। गाइस ध्यान से सुनिएगा, आपको छूटें क्यों दी जाती हैं, आपको छूटें दी जाती हैं बचत के लिए या प्रोत्साहन करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल की FD करवाएं तो आपको छूट मिलने वाली है। तो इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे यह फायदा होने वाला है कि आप उस 5 साल के लिए बंध जाएंगे और बचत की आपको आदत रहेगी। तो इसीलिए इस तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं और आपको टैक्स में राहत दी जाती है। इससे एक दूसरा फायदा भी होता है, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवाया, तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनियों का भी जो धंधा होता है बहुत बढ़िया तरह से फलता फूलता है। जब आपको बोला जाता है कि आप FD करवाएं तो इससे बैंकों को भी काफी फायदा होता है, इसीलिए FD के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये छूटें और कटौतियां दी जाती हैं ताकि आप टैक्स बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्केट को व्यापार देंगे। चलिए ठीक है सर, तो स्टेप 3 में क्या निकालते हैं हम लोग, स्टेप 3 में हमने क्या किया, कुछ छूट और कटौतियों को डिस्कस किया। छूट और कटौतियों को डिस्कस किया, छूट और कटौतियों को के बारे में हमने जाना। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्टेप 4 के बारे में। ये स्टेप 4 क्या है, चलिए हम देखते हैं स्टेप 4 क्या है। जब हम स्टेप 4 की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम स्टेप 4 की बात करते हैं, देखिए हर किसी का अलग अलग एक चैप्टर है, हर किसी का अपना अपना चैप्टर है, ठीक है। तो सारी चर्चा अभी तो हम उसकी समरी समझ रहे हैं, सिर्फ अभी हम उनकी समरी समझ रहे हैं। डिटेल्ड चर्चा तो उन चैप्टर्स में जाकर हम करेंगे, डिटेल्ड चर्चा तो उन चैप्टर्स में जाकर करेंगे। और आप सभी को मालूम होगा कि इनकम टैक्स सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा क्या लगता है, इनकम टैक्स सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ लगता है। तो इन क्लासेस के थ्रू आप इनकम टैक्स को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन होगा और हम रेगुलर क्लास चला पाएंगे। अगर लगेगा ही नहीं कि आप लोग शेयर करते हैं तो हो सकता है कि हम रेगुलर क्लासेस ना चलाएं, जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन साथी, अब देखिए मैंने हालांकि हिंदी में लिखा है बट मैं आपको पहले इसको समझाना चाहता हूं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लबिंग के प्रोविजन आ जाते हैं। गाइस ध्यान से सुनिएगा, ये क्लबिंग के प्रोविजन क्या है, बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि ये क्लबिंग के प्रोविजन कैसे काम करते हैं। मुझे भी मालूम है कि आप लोगों ने बीकॉम में पढ़ाई किस तरह से करी हुई है, तो अभी सही समय आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। इसके बाद होता है क्लबिंग, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, क्लबिंग के प्रोविजन ही लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसकी हिंदी आपको PDF में मिल जाएगी, क्लबिंग के प्रोविजंस। अब ये क्या होता है सर, ये बता दो पहले। बिल्कुल बताएंगे जी। देखिए क्लबिंग के प्रोविजन क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास ना, मैं हूं व्यक्ति ए, ध्यान से सुनिएगा, मैं हूं ए, ठीक है, मेरे पास ना बहुत सारी आमदनी है, ये सरकार बैठी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मेरी कमाई बहुत ज्यादा है, मेरी कमाई मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है, मेरी कमाई क्या है, 1 करोड़ रुपया है।
अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाई गवर्नमेंट को दिखाऊंगा तो गवर्नमेंट मेरे से 30% टैक्स लेगी। गवर्नमेंट मेरे से कितना टैक्स लेगी? 30% टैक्स लेगी, यानी कि 30 लाख के आसपास का टैक्स मुझे देना पड़ेगा, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा टैक्स यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, मैंने अपनी पत्नी जिसका नाम बी है, मैंने अपने बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं सी, डी और ई। ठीक है जी। मेरे भाई हैं जी, उसकी पत्नी है एफ, उनके बच्चे हैं बहुत सारे। इस तरह से मैंने आगे बना दिया। देखिए एबीसीडी भी मैं भूल गया, मुझे तो एबीसीडी भी भूल गई है। ठीक है, चलिए एच आई, ऊपर से जी और एफ, देखिए उल्टा सीधा कर दिया मैंने। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को मैंने क्या कहा, 10 लाख तुम दिखा देना, 10 लाख तुम दिखा देना, 10 लाख तुम दिखा देना। इस तरह से मैंने सारी आमदनी को ना 10-10 लाख रुपए दिखा दिया। मैंने अपनी आमदनी को इतने सारे लोगों में बांट दिया। ठीक है जी, मैंने अपनी आमदनी को बहुत से लोगों में बांट दिया। अब इससे हुआ क्या, मैंने जब इतनी आमदनी को बांट दिया तो मेरी आमदनी पे तो बहुत कम आमदनी, मान लीजिए मैंने अपने पास 10 लाख रुपए दिखाई और सब में बांट बांट के सबने 10-10 लाख रुपए दिखा दी। अब होगा क्या जी, इस 10 लाख की जो आमदनी है, ध्यान से सुनिएगा, इस 10-10 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा कम, पर अगर मैं 1 करोड़ रुपए दिखाता तो टैक्स लग जाता बहुत ज्यादा, टैक्स लग जाता बहुत ज्यादा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं ये इस तरह की प्लानिंग्स करता था। ठीक है, इन सब चीजों से बचने के लिए मैं ये सारी प्लानिंग करता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट लेके आई स्टेप 4 यानी क्लबिंग प्रोविजन। गवर्नमेंट अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाती है और गवर्नमेंट कहती है चाहे आपने ये आमदनी बांट दी, चाहे आपने ये आमदनी बांट दी, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आमदनी हम आपकी ही मानेंगे। यानी कि ए इतनी प्लानिंग करने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, ए चाहे जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, पर ये बी सी डी ई एफ में जो बांटी हुई इनकम है वो ए की ही इनकम मानी जाएगी। ए को ही अपनी इनकम पे ये 30% टैक्स देना होगा। यानी कि इस तरह की प्लानिंग को सरकार ने खत्म कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा चलती थी। तो इसीलिए इन्हीं प्रोविजंस को बोलते हैं क्लबिंग के प्रोविजन। तो अभी तक हमने 4 स्टेप्स को पढ़ लिया है, अभी तक हमने 4 स्टेप्स को पढ़ लिया है। तो इन चारों स्टेप्स का कंक्लूजन यही निकला है कि सरकार ने धीरे धीरे चरणों को बढ़ाया और ज्यादा से ज्यादा टैक्स चोरी को रोका जा सके, इस तरह के कार्यक्रम गवर्नमेंट ने, इस तरह के प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में हर साल गवर्नमेंट जोड़ती रहती है। ठीक है जी, अच्छा सर, तो अभी तक हमने 4 स्टेप्स को यहां पर पढ़ लिया है। यानी कि अगर आप जीवन साथी यहां पे देख पा रहे होंगे, अगर जीवन साथी, अवयस्क बच्चे आदि को अगर आप कुछ बांटते हैं तो वो इनकम आपकी आय का ही भाग बना दी जाएगी। इसकी चर्चा हम बहुत बड़े लेवल पर करेंगे। मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई थोड़ी देर में करूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा टॉपिक भटक जाता है। ठीक है जी, चलिए स्टेप 5। अब देखिए स्टेप 5 क्या कहता है, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। हानियों की पूर्ति या आगे ले जाना। सर ये क्या होता है, इसको समझा दीजिए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाएंगे जी हम। देखिए अब इसके बाद आता है स्टेप 5। इसके बाद क्या आता है, स्टेप 5। इसके बाद आता है जी स्टेप 5। स्टेप 5, स्टेप 5 में है हानियों का क्या प्रावधान है। देखिए अब इसको समझ लीजिए, हानियों का क्या प्रावधान है, हानियों का क्या प्रावधान है, इसको हम देख लेते हैं। हेलो जी, हानियों का क्या प्रावधान है, फटाफट से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने इसको शेयर किया, मुझे बताएं कि आपने शेयर किया है फटाफट से, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन क्लासेस का फायदा ले सकें। फटाफट से, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे मैं उतनी लंबी लंबी क्लासेस आप लोगों की कंडक्ट करूंगा। फटाफट से बताएं किस किस स्टूडेंट ने शेयर किया अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लगाया हम लोगों ने, आप ही लोगों के लिए लगाया हुआ है। फटाफट से जी, मैं इतनी देर आपके कमेंट पढ़ता हूं, आप मुझे बताएंगे फटाफट से। देखिए आरपीएससी की जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी भी हम लोग करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी उसके लिए क्या है,
अभी उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि सही समय आ जाए, मेरी पूरी टीम तैयार हो रही है, उनकी ट्रेनिंग्स चल रही है। जैसे ही मेरी पूरी टीम तैयार हो जाती है, मैं उन सबको इस फ्लोर पे लेके आऊंगा। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ था। ठीक है, हमारे दो तरह के सिस्टम ऑलरेडी चल रहे हैं, मैंने आपको बताया। एक सिस्टम हमारा एप्लीकेशन में चल रहा है, मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है कि एक सिस्टम हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, वहां पर आपको पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बट ठीक है, यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइव क्लासेस का शेड्यूल मैं आप लोगों को ऑलरेडी देने वाला हूं, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीक तक आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा। और ये भी जो मैं डेली आ रहा हूं, ये क्लासेस की टेस्टिंग हो रही है कि हमारा सिस्टम को और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये भी मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि मैं ये चेक कर रहा हूं कि हमारे सिस्टम को और क्या क्या रिक्वायरमेंट चलेगी। तो फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा लोग फेस टू फेस भी शुरू करेंगे जी, बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप फटाफट से ग्रुप्स में डाल दीजिए इसको, कि आप देख रहे हैं क्वालिटी, कितनी बढ़िया क्वालिटी में आपको लेक्चर मिल पा रहा है। साउंड क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन रखी हुई हम लोगों ने। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारी जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे टाइमली, फिर आप कहेंगे सर लाइव क्लासेस का टाइम। ठीक है जी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी न्यूज आपसे ना छूटे इस तरह की। कब तक, देखिए कब तक का मतलब है, देखिए हमारे आज अकाउंट्स का टीचर भी आ जाएंगे, कल आपने मैथ्स की क्लास देखी थी, मैथ्स की क्लास आज भी आएगी। उसको अभी मेरी क्लास के बाद उसकी डिटेल भी मैं डाल दूंगा, आप लोगों को चैनल पे आ जाएगा नोटिफिकेशन। मैथ्स की क्लास भी आएगी, उसके बाद अकाउंट्स की क्लास भी आएगी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, और जो पूरा शेड्यूल है वो मैं 7-8 दिन 10 दिन बाद आपको दे पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है, जिन जिन टीचर्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई है वो आप लोगों के सामने अभी आते रहेंगे। जिन जिन टीचर्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई है उनको तो मैं आपके सामने लाता जाऊंगा। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हानियों वाली, कि ये हानियों का क्या सिस्टम है सर, वो बता दो। बिल्कुल बताएंगे जी। अब ये हानियां क्या हैं, इस सिस्टम को समझ लें। होता क्या है जी, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये मिस्टर ए है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कहती है कि प्रॉफिट पे गवर्नमेंट कहती है, देखिए अब हम क्लास पे ध्यान देते हैं, फिर मैं आपको वापस से जवाब दूंगा, नहीं तो टॉपिक भटक जाएगा हमारा। गवर्नमेंट कहती है ए को कि तुमने जो कमाया है उसके ऊपर टैक्स दे दो। ध्यान से सुना, गवर्नमेंट ए को कहती है तुमने जो कमाया है, गवर्नमेंट कहती है तुमने जो कमाया है, तुमने जो कमाया है उस पे टैक्स दो, उस पे टैक्स दे दो। ठीक है जी, तुमने जो कमाया है उस पे टैक्स दो, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट है। अब सर हुआ क्या, ध्यान से सुनना, तुमने जो कमाया है उस पे टैक्स दो, बट ए कहता है कि आज मैंने कमाया है तो उस पे मैं टैक्स दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा इस साल लॉस हुआ है, मेरा इस बार हानियां हुई हैं, उसका क्या, मेरी हानियां हुई हैं उसका क्या, तो क्या तुम उसमें कुछ राहत दोगे? तो गवर्नमेंट कहती है हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, तुमसे हम टैक्स नहीं लेंगे। वो कहता जी ये तो कोई बात नहीं हुई। एक को गवर्नमेंट ने कहा कि देखो तुम्हें हानि हुई है तो हम तुमसे टैक्स नहीं ले रहे, तुम्हें प्रॉफिट होगा तो हम तुमसे टैक्स ले लेंगे। तो उन्होंने कहा, ए ने कहा सरकार ये तो कोई बात नहीं हुई, मुझे नुकसान हो रहा है तो तब तुम कहते हो कुछ नहीं, बट जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो तुम टैक्स लेने के लिए आ जाते हो। तो हुआ क्या, सरकार ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि मान लो 2018-19 में, ध्यान से सुनना, 2018-19 में ए को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, ए को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो सरकार कहती है चलो ठीक है, इस नुकसान को तुम अगले साल में अपने प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेना। और मान लेते हैं अगले साल प्रॉफिट हुआ 20 लाख रुपए का, मान लेते हैं अगले साल प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, तो क्या टैक्स सरकार 20 लाख पे लेगी? नहीं, अगले साल गवर्नमेंट कहती है कि जो तुम्हें पिछले साल 10 लाख का नुकसान हुआ था उसको तुम एडजस्ट कर लो, और बचे हुए 10 लाख रुपए पे हम क्या करेंगे,
आपसे टैक्स लेंगे। तो ये सारे प्रावधान हमें स्टेप 5 में डिस्कस करने को मिलेंगे। यही सारे स्टेप्स, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, थोड़ी देर में आपको रिप्लाई दूंगा मैं, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लें। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि देखो, जो तुम्हें पिछले 10 लाख का लॉस हुआ था, जो तुम्हें पीछे 10 लाख का लॉस हुआ था, वो तुम्हें हम इस बार क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करवा देते हैं, और बचे हुए 10 लाख पर हम क्या करेंगे, बचे हुए 10 लाख पर हम आपको टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह के प्रावधान हमें चरण 5 में दिखाई पड़ते हैं। इस तरह के प्रावधान हमें स्टेप 5 में दिखाई पड़ते हैं। चलिए, तो ये हमने स्टेप 5 को डिस्कस किया यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टेप 6 की तरफ आ गए हैं। स्टेप 6 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। स्टेप 6 क्या कहता है? स्टेप 6 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि अब हम गणना करेंगे कि हमारी टोटल इनकम कितनी हुई है। अब हम बात करेंगे, ऊपर तो हमारी बात हुई थी इनकम कितनी हुई है, वेरी गुड, आंसर आ गया था 10 लाख तक का, आंसर आ गया 10 लाख तक का। और जल्दी ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, जल्दी ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जब भी, क्योंकि देखिए स्टूडियो का खाली भी देखना होता है कि कब वो खाली है। ठीक है, तो जैसे ही कुछ समय मिलेगा मैं दोबारा आपके सामने लाइव आ जाऊंगा, ठीक है, और आपको और प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये क्या होता है सर, ये बता दीजिए। चलिए इसको भी बता देते हैं हम आपको, ये क्या होता है। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है, मेरी सैलरी की इनकम कितनी थी, मान लेते हैं 2 लाख। मेरी सैलरी की इनकम कितनी थी, मान लेते हैं 2 लाख। मेरी बिजनेस नहीं लेते, हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि सैलरी के साथ बिजनेस इनकम बहुत रेयर होता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। ठीक है, मैंने कहा सैलरी से मैंने कमाए 2 लाख रुपए, फिर मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी से मैंने कमाए 4 लाख रुपए। अब हाउस प्रॉपर्टी में यानी किराए से, ठीक है, ये टोटल मेरी हो गई 6 लाख रुपए। टोटल मेरे पास कितने हो गए, 6 लाख रुपए। ठीक है जी, अब इसमें से मुझे अगर कोई एटीसी लेना है, कोई इंश्योरेंस लेना है, इसमें से मैंने क्या कहा, कोई मुझे छूट लेनी है, डिडक्शन लेनी है, तो मैंने क्या कहा, एटीसी की डिडक्शन ले ली। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो मैंने 1.5 लाख रुपए माइनस करवा लिए। अब मेरी इनकम कितनी आ गई, अब मेरी इनकम आ गई 4.5 लाख रुपए। अब मेरी इनकम कितनी आ गई, 4.5 लाख रुपए। ठीक है जी, तो अब जो मेरे पास आती है वो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या की, ग्रॉस टोटल इनकम की गणना। यहां पे मैंने क्या किया, ग्रॉस टोटल इनकम की गणना। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो आपने ऊपर छूटे पड़ी, छूटे माइनस कम करके मैंने क्या कर दिया, अब ये नेट इनकम की गणना, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो इस स्टेप में हमने दोनों चीजें डिस्कस कर ली, ग्रॉस इनकम क्या है और नेट इनकम क्या है। अब आपका कोई अगर प्रश्न आना चाहता है तो भेज सकता है मुझे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया जो मैंने अभी डिस्कस किया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में बताएं मुझे फटाफट से। तो अब ये आ गई नेट इनकम 4.5 लाख रुपए। टैक्स किसके ऊपर लगेगा, टैक्स लगेगा ये अब 4.5 लाख रुपए के ऊपर। टैक्स किस पे लगेगा, 4.5 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है जी, अच्छा सर, तो अब हमने यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम और नेट टोटल इनकम की चर्चा कर ली है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर अभी आपने इसको एटीसी को ऊपर वाले चरणों में समझा दिया था। बिल्कुल समझा दिया था जी मैंने। ठीक है जी, मैंने वहां पर आपको दोनों समझाए थे कि एग्जाम्पशन क्या है, मैंने आपको वहां ये समझाया था कि एग्जाम्पशन क्या है और डिडक्शन क्या है, बिल्कुल समझाया था। तो एटीसी क्या है, डिडक्शन है। एटीसी क्या है, डिडक्शन है। एटीसी क्या है, डिडक्शन है, यानी कि कटौती है। ठीक है, ये हमें समझ लेना है कि डिडक्शन यानी कि कटौतियां है। अच्छा सर, तो ये क्या आपने ऊपर समझा दिया था, बिल्कुल समझा दिया था। यहां पर मैं एक बात और समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो ये सैलरी मैंने 2 लाख लिखी है, तो क्या इसके अंदर भी छूटे और कटौतियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे सेक्शन 17 है, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 17
जैसे सेक्शन है 16, तो इसके अंदर भी इनकी खुद की कटौतियां हैं। इसके अंदर भी जैसे अलाउंस है तो अलाउंस के अंदर छूटें दी गई हैं। तो ये सारे आप जब हेडवाइज कैलकुलेशन करेंगे तब भी छूटें मिलेंगी, और जब आप टोटल करने के बाद भी आपको कई तरह की डिडक्शंस अलाउड होती हैं, यानी कि आपको छूटें उस हेड के अंदर भी होती हैं और टोटल ओवरऑल लेवल पर भी आपको छूटें दी जाती हैं। ये हमने यहां पर समझना है। ठीक है जी, चलो अभी तक ये किसको समझ नहीं आया मुझे फटाफट से बताएं। तो अभी तक हमने स्टेप 7 तक समझ लिया है। अभी तक हमने 7 स्टेप्स तक कवर कर लिया है। यहां पर हमने बात किया ग्रोस टोटल इनकम, यहां तक हमने बात किया ग्रोस टोटल इनकम, और स्टेप 7 में हमने बात कर लिया, स्टेप 7 में हमने बात कर दिया नेट टोटल इनकम। स्टेप 7 में हमने बात किया नेट टोटल इनकम, या नेट इनकम बोल देते हैं, कुल आय बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको कुछ बातें यहां पर ध्यान रख के चलनी है। ये कुछ बातें आपको क्या करके चलनी है, ध्यान करके चलनी है। चलिए अच्छी बात है जी। ठीक है, यहां तक आज हमने 7 स्टेप्स को समझ लिया है। यहां तक हमने 7 स्टेप्स को समझ लिया है। सबसे पहले हमने आवासीय स्थिति का निर्धारण किया। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अभी तक आपको क्या समझ आया। फटाफट से आप रिप्लाई देंगे कि मैंने आपसे बताया था कि आवासीय स्थिति के कौन कौन सी आवासीय स्थिति हो सकती है। फटाफट से बताएं, आवासीय स्थिति कितने प्रकार की है, उनके नाम बताएं फटाफट से। अब मैं आपसे रैपिड क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जल्दी से मैं आपके आंसर देख रहा हूं। आवासीय स्थिति कितने प्रकार की है, फटाफट से बताएं। आवासीय स्थिति कितने प्रकार की है, फटाफट से बताएं। आवासीय स्थिति कितने प्रकार की है। पढ़ रहे हो या सो रहे हो, फटाफट से मुझे बताएं। सर हम तो सोते हैं। वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। सर हम तो सो रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है, अगर सो रहे हैं तो आप लोग फटाफट से बताएं। 5। देखिए मैंने कहा ना सच में सो रहे हैं, प्रूफ कर रहे हो कि सच में सो रहे हैं। मैंने पूछा आवासीय स्थिति 2 तरह की है, निवासी, यहां पर मैंने बताया निवासी, और दूसरा अनिवासी। फटाफट से, निवासी और अनिवासी। निवासी कितने टाइप के हैं, 2 तरह के, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। साधारण निवासी को अपने क्या बोलते हैं, OR, ठीक है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और असाधारण निवासी को हम क्या बोलते हैं, NOR, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अच्छा जी, ये हमने समझा था स्टेप 1 में। बेटे एग्जाम क्लियर करना है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो इधर उधर की बातें छोड़ दो। वैकेंसी कब आएगी, आ जाएगी तो कहोगे इतनी जल्दी आ गई, टाइम नहीं मिला। मतलब आप लोगों का भी ना अजीब ही है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, आती तो नहीं है, कोई कहता कि सपनों में आती है जी। ठीक है, आ जाएगी तो क्या कर लोगे, तैयारी बहुत कर ली क्या आप लोगों ने, तो आंसर तो एक भी नहीं दिया जा रहा। मतलब आप लोगों के लिए तो ये है कि 5, 7, 10 महीने बाद आए, क्योंकि तैयारी करने में इतने महीने तो चाहिए आप लोगों को। ये मैं डांट रहा हूं क्या आपको, हाँ सच में डांट रहा हूं मैं। मतलब तैयारी कब करें ये नहीं पूछेंगे, वैकेंसी तो आ नहीं रही, कल निकलवा देते हैं नोटिफिकेशन, फिर क्या कर लोगे। पता है कितने सब्जेक्ट हैं तैयारी करने के लिए, वैकेंसी कब आएगी जी। गुस्सा दिला दिया आपने मेरे को, सामने नहीं था, नहीं तो अब आज बताता मैं आपको। सॉरी सर। कोई बात नहीं जी, इंग्लिश में पूछ लेते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इनकम के कितने हेड हैं, टेल मी द हेड ऑफ इनकम्स, हाउ मेनी हेड। सर 5 तरह के हेड हैं। कौन कौन से हेड हैं फटाफट से बताएं, कौन कौन से हेड हैं फटाफट से बताएं। आपके स्क्रीन पर हैं, देख के भी नहीं बोल सकते क्या, फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं कितने हेड हैं।
पानी डाल लो सर। चलो, कितने तरह के हेड हैं? वेरी गुड, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है जी, 5 हेड है जी, 5 हेड हैं। कौन कौन से? फटाफट। सैलरी, ओके, सैलरी के अलावा फटाफट से बताएं। सैलरी, अरे फटाफट से बताओ। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और उसके बाद अदर सोर्सेज। अब मेरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, लॉटरी की इनकम कब टैक्स करोगे? कौन से हेड में? लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम कहां पे टैक्स होगी? अन्य स्रोतों से जो आय होती है, अन्य स्रोतों से जो आय होती है उसके अंदर हम टैक्स करेंगे। वेरी गुड। सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स किसके पास? ऑब्वियसली मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद छूट और कटौतियों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने छूट और कटौतियों के बारे में डिस्कशन किया था। छूट यानी कि एग्जेम्पशन, कटौतियां यानी कि डिडक्शंस। ठीक है, अब जो ये छूट है, यानी कि आपने सुना होगा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो कहां कवर होती है? वो छूट में कवर होती है। कहां कवर होती है? छूट में कवर होती है। सेक्शन 10 है एग्रीकल्चर इनकम का, सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 है। ठीक है जी। और जब मैं बात करता हूं इंश्योरेंस की छूट की, तो वो सेक्शन 80C के अंदर कवर होती है, यानी कि वो कटौती है। ध्यान से इनका फर्क आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 में कवर होती है, जो कि क्या है? आपकी छूट, जो कि आपकी क्या है? छूट में कवर होती है। अच्छा जी, ठीक है जी। उसके बाद हमने स्टेप 4 में डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने स्टेप 4 में डिस्कशन किया था क्लबिंग प्रोविजंस का। उसके बाद हमने स्टेप 4 में क्लबिंग प्रोविजंस का डिस्कशन किया था। क्लबिंग प्रोविजन में हमने क्या समझा था? वही एग्जांपल कि मैं अपनी इनकम को कई जगह कई लोगों में बांट देता हूं, अपनी इनकम को कई लोगों में बांट देता हूं, तो उसको कवर करने के लिए क्या किया सरकार ने? क्लबिंग प्रोविजन बना दिए, जहां पर अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो इनकम को छुपाने की, सरकार आप ही के ही इनकम में टैक्स लगाएगी। ध्यान से सुनना, आप सियाने हो सकते हो, आप समझदार हो सकते हो, आप ज्यादा बुद्धि का यूज कर सकते हो, पर सरकार भी आपसे कम नहीं है, ये सरकार ने यहां पर बताने की कोशिश की। स्टेप 5, उसके बाद आई हानियों का प्रावधान। उसके बाद आया हानियों का प्रावधान। उसमें क्या था? अगर आपको हानियां होती भी हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपको हानियां होती भी हैं तो सरकार क्या करेगी? सरकार जो आपको बाद में प्रॉफिट होगा उसमें से आपको क्या कर देगी? एडजस्ट कर देगी। स्टेप 6 में क्या बात की उन्होंने? स्टेप 6 में बात की कि आपकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी है। स्टेप 6 में उन्होंने बात की, उन्होंने ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, और स्टेप 7 में बात की कि आपकी नेट जो टोटल इनकम है वो कितनी है। तो ये 7 चरणों को आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चरण इसके समझेंगे, उसके बाद हम इसके स्लैब रेट्स को समझेंगे, किसके ऊपर कितना टैक्स लगाया गया है। तो इसी तरह हमारा ये एक बेसिक चैप्टर जो चैप्टर 1 होता है वो कंप्लीट होगा। तो आप फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा आप तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ने में ध्यान दें। वैकेंसी तो आती रहेगी, देखिए वैकेंसी ने जब आना है तब आना है, ठीक है, पर उससे पहले आपकी तैयारी क्या पूरी है ये आप अपने आप से पूछे। वैकेंसी आ जाएगी, मान लीजिए 2 महीने के अंदर एग्जाम भी हो गया, मान लेते हैं 2 महीने के अंदर एग्जाम हो गया, कि क्या आप प्रिपेयर हो जाएंगे? आपके पास, मैं आपको बताता हूं कितने सब्जेक्ट्स की तैयारी करने का टाइम चाहिए आपको। आप सुनिए कि आपको कितने तरह के टैक्सेस को समझना है, कितने तरह के सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ध्यान से सुनना। ठीक है जी, चलिए सर बताइए कि कितने तरह की आपको तैयारी करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। देखिए आपको पार्ट ए, अब ध्यान से सुनना, पार्ट ए और पार्ट बी, अब ध्यान से सुनना यहां पे क्या कहानी है। ठीक है जी, पार्ट ए मैंने एक सिलेबस जारी किया था, हालांकि वो हर ग्रुप में वही सिलेबस घूम रहा है, यानी कि मेरा जारी किया हुआ ही सिलेबस हर एकेडमी वाला आप लोगों को दिखा रहा है, हर टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, मैं फिर भी उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूं। मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज बन चुके हैं, 2 ईयर हो गए, वो आरपीएससी वाले की बात हो रही है जी, मैं जेवीएनएल की बात कर रहा हूं।
देखिए इसका कुछ कहना, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर सरकार को ही नहीं पता है कि क्या हुआ है, इसके ऊपर सरकार को ही नहीं पता है कि ये कब कंट्रोल में आएगा। पर एग्जाम जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक एग्जाम नहीं होने वाला, ये बात की तो कंफर्मेशन है। ठीक है जी। और जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा, इसका वैक्सीन हो सकता है जल्द बन गया हो, ऐसी न्यूज भी आ रही हैं, तो जल्दी ये कंट्रोल में आ भी जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये बुखार है, पर फिर भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ध्यान से जाना है, क्योंकि ये बीमारी आपको ना हो, इसका आपको बचाव करना है। ठीक है जी। पार्ट ए और पार्ट बी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पार्ट ए में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अकाउंटिंग, सबसे पहले है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में भी इन्होंने लिखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग भी, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। देखिए आरपीएससी की अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, आरपीएससी की अभी जल्दी आती नहीं दिख रही। नॉर्मल अकाउंटिंग। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। आप सिलेबस देखिए कितना सारा है ये। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और आपकी अदर अकाउंटिंग भी, जिसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। थर्ड अभी इसकी कंफर्म न्यूज नहीं आई है, हालांकि इजराइल से ऐसी खबरें आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन में जीएसटी और इनकम टैक्स आप सभी जानते हैं कितना वाइड है। उसके बाद ऑडिट। अब ऑडिट में भी आप जानते हैं दो तरह के ऑडिट हैं, एक कॉस्ट ऑडिट है और आपका अदर ऑडिट जो भी है। अब ये कॉस्ट ऑडिट को मैंने स्पेशल क्यों लिखा है, क्योंकि काफी लेंथी है, मैनेजमेंट ऑडिटिंग भी उसके अंदर है। यस, ये जेडीवीएमएनएल का सिलेबस लिख रहा हूं मैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं लॉ। ध्यान से सुनिए, लॉ में क्या क्या है। कंपनी लॉ में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, हालांकि उन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा कंपनी लॉ। ठीक है जी। हालांकि जो अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर था उसमें तो और भी ज्यादा इन्होंने लिखा था, और भी काफी सारे एक्ट से क्वेश्चन आ गए थे। तो हमें इस बार क्या करना है, कंपनी लॉ को समझना है, कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना है, नेगोशिएबल को थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, जो उसके मेन क्वेश्चन आ सकते हैं। नेगोशिएबल एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट। अच्छा सर, ठीक है जी। इसके अलावा हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये नहीं कह रहा कि इतना सारा डिटेल्ड में जाके इनको समझेंगे जैसे सीए में समझते हैं, बट इसको हमें काफी सारा समझना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए वो हमारा कवर हो जाए। अच्छा सर, ठीक है जी। एलएलपी एक्ट, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एलएलपी एक्ट से भी। तो ये आपको सारे के सारे ये समझकर चलना है लॉ का पार्ट, ये हम सारा सिलेबस में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपका लॉ हो गया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखिए गाइस, ध्यान से सुनिए, इसके अंदर जो रेशियो का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको सारे यहां पर कर कर चलने हैं। तो गाइस आपने सिलेबस देखा कितना बड़ा है आपका, ध्यान से देखिए, आपका सिलेबस देखें कितना बड़ा है। अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिट है, लॉ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये आपका सिलेबस देखिए कितना बड़ा है। क्या ये तैयारी होके रखी हुई है आप लोगों की? क्या ये तैयारी हो गई है आप लोगों की? फटाफट से बताएं।
क्या ये तैयारी हो गई है आप लोगों की? हाँ सर हो गई है। हो गई है तो आप पूछे कि वैकेंसी कब आ रही है। जब तक इसकी तैयारी नहीं होती, वैकेंसी कब आ रही है हमें क्या करना है? ठीक है जी, चलिए। हाँ सर, वेरी गुड। चलो फिर तो आप पूछे भी सही, वैकेंसी कब आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट बी की तरफ। बार बार आप लोग पूछते हैं कि कब सिलेबस आएगा इसका। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट बी की तरफ कि पार्ट बी में कब और क्या होने वाला है। देखिए पार्ट बी के सिलेबस, पार्ट बी नहीं हुई सर, मुझे मालूम है कि नहीं हुई है। चाहे आप जितनी मर्जी हाँ कर दें, मैं दिन रात मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स के फोन आते रहते हैं कि सर हमने इतनी तैयारी कर ली, हमने इतनी तैयारी कर ली। ठीक है जी, मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है। अच्छा फॉर्म, अब पार्ट बी में क्या क्या है आपका? हिंदी है, ये हमारे हिंदी वाले मैम आपको बताएंगे। ठीक है जी, हिंदी का सिलेबस। इसके अलावा इंग्लिश, ये हमारे इंग्लिश के सर, जो आपको अमन सर का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला है, आप लोग देखें उसके बारे में। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, मैथ्स के हमारे सौरभ सर आपको इसको डिटेल में बताएंगे। इंग्लिश के बारे में अमन सर आपको बताने वाले हैं, 10th लेवल तक की इंग्लिश आने वाली आई थिंक। मैथ्स सौरभ सर आपको बता देंगे। इसके अलावा रीजनिंग, इसके टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को दिए हुए हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास, इसके अलावा आ गया हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, मैथ्स आ गई, रीजनिंग आ गई और जीके। लगभग लगभग 100 घंटे की तो सिर्फ जीके जीके है, क्योंकि उसमें तीनों तरह की जीके हैं। साइंस वाली जीके भी है, ज्योग्राफी भी है और अदर जीके भी है। ठीक है, तो जीके ही 3 तरह की आपकी। तो क्या ये तैयारी हो गई है? अगर तैयारी ये वाली नहीं हुई है तो चिल्लाना बंद करें, वैकेंसी कब आ रही है सबसे पहले तैयारी को करें। ठीक है, फिर आप कहेंगे फिर इसके बाद वैकेंसी 5 से 6 साल नहीं आने वाली है। ध्यान रख लीजिए इस चीज का, वैकेंसी 5 से 6 साल नहीं आने वाली है। अगर इस बार चली गई तो 5 से 6 साल वैकेंसी के कोई चांस नहीं है। तो आप पहले टिक के तैयारी कर लो, कहीं बाद में मैं 1 मार्क्स से रह गया था, मैं आधे मार्क्स से रह गया। ऐसे बहुत बच्चे फोन करते हैं, सर आधे मार्क्स से रह गया था। तो क्या करें? आधे मार्क्स से रह गए तो बच्चे आपको तैयारी इस बार बढ़िया कर लेनी है, वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी, लेट आएगी कोई बात नहीं। ठीक है जी, हमेशा जब भी लाइव आते हैं या जब भी व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है, और मेरा एक ही रिप्लाई होता है सून, क्योंकि मेरे साइड से तो आने वाली नहीं है। पर बेटे मैं आपको यही कहने वाला हूं कि तैयारी बढ़िया तरीके से कर ले, सिलेबस बहुत वाइड है। पिछली बार भी क्या हुआ था, पिछली बार भी तो क्योंकि कंपटीशन कम था, इस बार सिलेबस के लिए आपको टाइम मिल गया तो कंपटीशन और ज्यादा हाई होने वाला है। इस बार आपको प्रॉपर टाइम मिल गया है, लगभग 4 महीने तो ऑलरेडी हो गए इन्फॉर्मेशन आए को। ये देखिए फॉर्म कब फिल हो रहे हैं, बहुत जल्दी फिल हो रहे हैं। मतलब क्वेरी ये आएगी कि फॉर्म कब फिल हो रहे हैं। फॉर्म भी आ जाएंगे पर समय नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्म भी आ जाएंगे, समय कम मिलेगा। तो तैयारी अभी से कर दो, बहुत वाइड सिलेबस है। ठीक है, मेरी मानो, कंपटीशन पिछली बार 107 नंबर 108 नंबर का था। ठीक है, इससे ऊपर की आई थी मेरिट, पर इस बार और भी ज्यादा आएगी, क्योंकि इस बार समय प्रॉपर मिला हुआ है। इस बार प्रॉपर समय मिला हुआ है आप लोगों को, कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि इस बार बच्चे तैयारी करके जाएंगे। तो आप इस बात को मानो। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। क्लास का टाइमिंग मैं नेक्स्ट वीक से ही फिक्स करके बता पाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी समय मिलेगा मैं लाइव आ जाऊंगा। मेरा डेटा तैयार है, मेरा डेटा तैयार है, तो मैं आपको लाइव दिखता रहूंगा। मेरे बाकी टीचर्स भी, जो मेरी टीम है, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को ये चैनल को शेयर करना है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। मैं आपको यही कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक भी कर दो फटाफट से और इसको शेयर कर दो। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।